अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब की आप सॉरी मैं क्लियर मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस समत में से आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मस्जिद कम थी और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है। जो हमें तो मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें कम हैं। हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। प्लेबिसाइट के लिए जो कवायद मुरतब किए गए वो पता है क्या थे कि पाकिस्तान अपनी तमाम फोर्सेस पहले हटाएगा और इंडिया बल्क ऑफ फोर्सेस मींस 51%। क्यों पाकिस्तान सारी क्यों हटाए? क्यों? हाँ ये एक सवाल है, क्यों हटाए? अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया ये प्रूव कर चुका था कि पाकिस्तान अटैकर है, इन्वेडर है, हमलावर है। कश्मीर खुद पाकिस्तान के लिए भी एक धंधा है कि दिफा के नाम पे पाकिस्तानी अवाम के हुकूक खाए जाते हैं। आप इस खेल को समझिए कि टमाटर आपने इंडिया से ही लेना है, लेकिन वो दुबई के रास्ते से होके मुसलमान होके आएगा, 3 गुना ज़्यादा महंगा होके आएगा तो आप लेंगे। यार टमाटर इंडिया में उगने वाला है, आप यकीन कीजिए टमाटर सेकुलर है, उसका कोई ठप्पा उस पर गोला नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये नफ़रतें कायम रखने के लिए कि नफ़रतों के क़याम में ही बनारस में बैठा हुआ एक हिंदू, बम्बई में बैठा हुआ एक मुसलमान, बम्बई में बैठा हुआ एक पारसी मुझसे या आपसे क्यों दुश्मनी रखेगा, या मुझे और आपको उससे दुश्मनी रखने का क्या हक? ये बात तो मैं चाहूँगा लाजमी पहुँचे। क्या दुनिया में क्या कभी किसी शख्स को ये साथ बताना पड़ता है कि मकई के साथ आप मकई लिखते हैं? नहीं, वो पता होता है कि ये मकई है। आज़ाद के साथ, आज़ाद दुनिया में किसी और मुल्क के साथ अब कभी आपको आज़ाद लगा? आज़ाद पाकिस्तान या आज़ाद ईरान, आज़ाद सऊदी अरब कहीं लगा मिलता है? तो इस मजाक को भी समझे जाने की ज़रूरत है कि इसको आज़ाद क्यों कहा गया। पहले पाकिस्तान के लिए हमारी तरफ से सलाम है, मगर उन इदारों के लिए सलाम कहते हुए हमें 10 मरतबा सोचना पड़ता है कि जिनकी मौजूदगी में हमें अपने घर जाते हुए तलाशी देना पड़ती है। हमें पाकिस्तान में तो कभी कहीं तलाशी नहीं देना पड़ती, कहीं शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ता, लेकिन मैं नीलम में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाते हुए शनाख्ती कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। तो अगर चीचू की मलियाँ का एक फौजी मुझसे शनाख्त मेरे घर में जाते हुए तलब करेगा तो शायद मुझसे बहुत मोहब्बत की तवक्को ना रखे। लेकिन जो इनसे बात की है, गुफ्तगू की है, बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने किए पाकिस्तान के मुख्तलिफ, सिंध में मैं गया, कराची में मैं गया, मैं पेशावर में इंटरव्यू किए, मैंने लाहौर में बहुत से इंटरव्यूज़ किए और बहुत एजुकेटेड लोगों के साथ बात की। लेकिन हिस्ट्री के हवाले से अगर ख़ास तौर पे कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ मेरा अब तक का बेस्ट इंटरव्यू ये रहा है इकबाल साहब। अच्छा, टॉपिक आपने सुना होगा कश्मीर की हिस्ट्री। आप क्या कहना चाहेंगे कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है और कितने टाइम पहले से स्टार्ट होती है? कश्मीर की हिस्ट्री पे अगर बात करते हैं तो जब से पूरा ज़मीन बना है तो कश्मीर तो तब से मौजूद है, लेकिन इसको ये नाम कब से मिला, इंसानी आबादी कब से शुरू हुई और उसकी तारीख जो रिकॉर्ड का हिस्सा है वो कब से है, तो वो तकरीबन 5000 साल से मौजूद है। और कश्मीर दुनिया की उस धरती में से हमारी नीलमता प्राना या नील प्राण मत उसका जो जदीद नाम है वो दुनिया की कदीम की दूसरी किताब है जो मौजूद है। लिहाजा कश्मीर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ की हिस्ट्री किताबी शक्ल में मौजूद हो और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, जो हिस्ट्री किताबी शक्ल में जिस बुक का आपने नाम लिया है, क्या जो पाकिस्तान स्टडीज़ की अगर बात करें या कश्मीर में जो हमें हिस्ट्री के रिलेटेड बुक पढ़ाई जाती है और कश्मीर का जो उसके अंदर सब्जेक्ट या सिलेबस होता है, क्या वो दोनों मैच करते हैं? इसमें एक चीज़ जो नहायत बड़ी गलतफहमी है वो दूर कर ली जानी चाहिए कि ये एक रियासत है। ठीक है, इस रियासत के 3 बड़े सूबे हैं। उस रियासत के 3 सूबों में से एक सूबा जम्मू है, एक सूबा कश्मीर है और एक सूबा अक्साए चिन है। ठीक है, और तीसरा सूबा उसी को लद्दाख का नाम भी दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह भी उसी में आते हैं, मौजूदा लद्दाख सिटी भी उसी में आता है। और दूसरा ऐसा है जम्मू का है जिसका कैपिटल जम्मू, और तीसरा सूबा जो है वो कश्मीर का वादी है जिसे कहा जाता है और उसका कैपिटल श्रीनगर है।
तो ये पूरी रियासत की हम बात करते हैं, ये पूरी रियासत का केस है और ये मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ अदवार में अलग अलग रहे हैं, लेकिन हम उस वहादत को मानते हैं जिसको डोगरा महाराजा ने इसको 101 साल तक इकट्ठे रखा और एक महज़ब रियासत की शक्ल दी, और रियासत की तारीफ पे उतरने वाली अगर रियासत है तो हम उन्हीं 101 सालों को कहें। ठीक है। किसी भी रियासत को या किसी भी एरिया को अगर देखा जाता है, उसकी उसकी हिस्ट्री को देखा जाता है, तो उसमें मज़हब का भी एक एलिमेंट होता है जी। पहले यहाँ पे मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, व्हाटएवर जो भी थे। आप बताएं, आपने बोला 5000 साल पहले की हिस्ट्री है या 6000 साल पहले की हिस्ट्री है। सबसे पहले जो आपने बोला है कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड बुक है, उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे कौन सा मज़हब आया या कौन से मज़हब ने यहाँ पे अपना। आप इसके साली सिर्फ कश्मीर के सूबे की बात करेंगे तो उसकी बात अलग है, लेकिन इसके दीगर 2 सूबों की बात करें, जम्मू में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग थे। ठीक है। इसमें मज़ाहिब की तारीख भी अगर देखी जाए तो ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बुद्ध मत के दौर में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जामिया। यहाँ पे लोग दूर दूर से कशां आते थे और इल्म की तहसील किया करते थे। शारदा उसका मरकज़ था। कनिष्क ने वो यूनिवर्सिटी तामीर की हुई थी। और इसके अलावा जो कदीम तारीख में जब मज़ाहिब की, इंसान मज़ाहिब से पहले भी मौजूद था। मज़ाहिब की अपनी तारीख 5 साढ़े 5 हज़ार साल की है। तो यहाँ सबसे कदीम जो मज़हब यहाँ पे मौजूद जिसके मानने वाले पाए गए वो नाग मत है। उसी की एक शक्ल हिंदू मत हमारे पास मौजूद है, और फिर उसके हिंदुइज्म। हाँ, उसी की एक शक्ल नाग मत। ये सिर्फ नाग देवता के पुजारी थे। दर्द कौम यहाँ पे आबाद थी, उनकी अपने रसूम व अकायद थे, और इस तरह मुख्तलिफ कौमें आती और जाती रही हैं। और उसके बाद फिर ये है कि बुद्ध हिस्ट्री यहाँ पे आई, बुद्धों का बहुत बड़ा तालीमी मरकज़ यहाँ पे मौजूद था, और दोबारा से यहाँ पे हिंदू मत का गलबा हुआ, और उसके बाद फिर इस्लाम आ गया, और इस्लाम ने यहाँ पे अक्सरियत हासिल कर ली। ठीक है। कश्मीर के सूबे में। अच्छा, सर आपसे बात करूँगा। इन्होंने बोला हिंदू मत या हिंदुइज़्म आया, उसके बाद इस्लाम आया। बीच में थोड़ा सा पीरियड आता है जिसमें सिखिज़्म के हवाले से अगर बात करें, वो भी यहाँ पर आए, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सिखिज़्म यहाँ पर मजमूई तौर पर कोई पब्लिक में नहीं है। ठीक है। सिखिज़्म का एक बहुत मुख्तसर सा टेन्योर हमारे यहाँ आता है। पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी और उसने रियासत जम्मू कश्मीर को कुछ अर्से के लिए कब्जा किया, और उसके तवस्सुत से कुछ लोग यहाँ आबाद हुए, और वो बहरहाल पंजाबी ही थे। यहाँ के मकामी जो सिख थे हुए, तो वो उनकी बहुत तादाद ना होने के बराबर। तो यो मकामी जो मज़हब रहे उसमें सिख एलिमेंट बहुत कम है। तो वो एक मुख्तसर सा अरसा है जो, और उसी की तवस्सुत से जब महाराजा गुलाब सिंह वो भी गवर्नर था रंजीत सिंह का, और उसी ने फिर रंजीत सिंह के बाद इस रियासत को एक तरतीब दी, और एक मायदे के तहत उसने रियासत हासिल की। वो पंजाबियों ने जो तावान दिया, और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह ने वही वैसा ही तावान दिया। एक मैं पता नहीं आप इसको आना एयर करेंगे या नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करना चाह रहा हूँ कि 1846 में पंजाब ने हमला किया अंग्रेज़ पर। उसमें पंजाब को शिकस्त हुई, सिखों को, पंजाब से मुराद सिखों को शिकस्त हुई, और कश्मीर में वो जंग नहीं हुई, वो पंजाब में हुई। लेकिन चूँकि ये मातूब इलाका था, पंजाब का मुतल्लका इलाका था, तो इसको भी यही समझा गया कि ये भी अंग्रेज़ ने कब्जा कर। उसके बाद पंजाब में को ने तावाने जंग दी सिखों अंग्रेज़ को, और उसके बाद उन्होंने ज़ेली रियासत कायम की अंग्रेज़ के मातहत। ठीक हो गया। उसी के बाद चूँकि पंजाब के पास पैसा नहीं था तावान देने के लिए, तो उन्होंने गुलाब सिंह ने खुद ये तावान दिया। और यहाँ एक बदकिस्मती से एक लफ्ज़ जिसकी मैं वजाहत करना चाह रहा हूँ कि अल्लामा इकबाल ने बराए शेर गुफ्तन ये कहा था, कौमे फ़रोख्तन शेर ना फ़रोख्तन, ये बराए शेर गुफ्तन बात थी। लेकिन उसको ये कहा गया, और हिस्ट्री में आम वो अभी आपने मुताला पाकिस्तान की बात, उसमें ये कहा कि जी ख़रीदा गया और वो बेचा गया। कौम नहीं बिकी, कौमें हारती रही, दुनिया में बेतहाशा कौमें हारती रही। अब भी कई मुल्क हैं जो तावान जंग अदा कर रहे हैं, और इसी तरह का तावान जंग कश्मीरियों ने भी अदा किया, पहले पंजाबियों ने किया। 3 दिन के बाद मायदा होता है, कश्मीरियों ने वो तावान अदा किया। लेकिन उस एक लफ्ज़ की वजह से ये कहा गया कि कश्मीरी बेचेंगे या बिके या ख़रीदेंगे, पंजाब के हवाले से कोई नहीं कहा। गैप है मायदे के दरमियान 3 दिन का, तावान उन्होंने भी अदा किया, हमने भी
इस रियासत का भी दिया गया। और इसमें एक इलाका जो चंबा हज़ारा ये मर्री वगैरह का इलाका है, इसका तावान नहीं दिया जा सका। तो ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रही। एबटबाद ने मर्री उन्होंने डेवलप किया। ये डायरेक्ट 47 तक अंग्रेज़ की अमलदारी में रहा ये इलाका। तो ये कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन तावान जंग पैसा उतना न होने की वजह से छोड़ना पड़ा या देना पड़ा। ये बताएं, हिंदू पंडितों का बड़ा यहाँ पे नाम आता है काश्मीर के नाम से, वो कहते हैं जी ये भी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये जो काश्मीर है ये ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके जो बकाया बाकियात हैं, जैसे उनके मंदिर होते हैं यहाँ इनके, या सिखों की बात करें उनके यहाँ पे गुरुद्वारे होते हैं, क्या वो मौजूद हैं? ये हाँ बिल्कुल, ये हमारे बिल्कुल सामने ये मंदिर है या वो गुरुद्वारा है? ये मंदिर है, ये यहाँ पे मंदिर है। मुजफ्फराबाद में 6 मनादिर मौजूद थे जब तकसीम हो गई तो 1947 में। तो हम तो खुद तकसीम का ऐसा नहीं थे कि इस रियासत के लोग खुद मुख्तार रहना चाहते थे, ठीक है, लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात किया गया, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया और अचानक कबायली दरअंदाज यहाँ पर आए, जिन्हें KPK की गवर्नमेंट को बचाने के लिए घुमा कर इस तरफ भेजा गया था, वर्गला कर इस तरफ लाया गया था। वो किसने भेजा था उसे, थोड़ा बताएंगे? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप ये सुनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने KP मौजूदा और उस दौर के सरहद सूबे की मुंतखब हुकूमत को चलता कर दिया था। ठीक है। मुंतखब हुकूमत गफ़ार खान की थी। उन्होंने इक़्तिदार में आते ही गफ़ार खान की हुकूमत को चलता कर दिया और एक कश्मीरी को वहाँ पर उनका वज़ीर आला नामज़द कर दिया। तो पख्तून कौम भी एक गैरतमंद कौम है, उन्हें किसी भी कश्मीरी का खुद पे हाकिम होना किसी सूरत में गवारा नहीं था, जिस बुनियाद पे उन्होंने एक शोरश बर्पा कर दी। और खान अब्दुल क़य्यूम खान जो बारामूला के रहने वाले थे, मुजफ्फराबाद में ये सास प्लेट है, यहाँ पे भी उनके घर मौजूद था। तो इस बुनियाद पे उन्होंने जब उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, जो गैर मुंतखब हुकूमत है, जो ऊपर से नामज़द करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ बगावत शुरू की। तो उस बगावत को दूर करने के लिए सिकंदर मिर्ज़ा से मदद मांगी गई। सिकंदर मिर्ज़ा तब कैबिनेट डिवीज़न में थे। उन्होंने अपने एक दोस्त खुर्शीद अनवर को भेजा, जो वहाँ पे गए, कवालियों को बताया कि वहाँ पे काफ़ी सोना है, चांदी है, बहुत दौलत के अंबार हैं। कश्मीर चूँकि एक खुद मुख्तार रियासत रही हुई थी, यहाँ पे अंग्रेज़ की बराह रास्त अमलदारी नहीं थी। अंग्रेज़ को यहाँ पे दाखिल होने से पहले महाराजा से परमिट लेना पड़ता था। अगर महाराजा परमिट ना देते तो कोई भी अंग्रेज़ इस रियासत में दाखिल नहीं हो सकता था। सिर्फ अंग्रेज़ की बात नहीं है, कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के यहाँ जहानी वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू बगैर परमिट के अगर उन्होंने दाखिल होना चाहा तो उन्हें भी ये यहाँ से थोड़ा सा आगे गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें थप्पड़ लगाए गए थे कि आप इस खुद मुख्तार रियासत में ऐसे दाखिल नहीं हो सकते। 1947 की बात किया है कि ये खुद मुख्तार रियासत थी और इसका स्टेटस बाकी रियासतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मोहम्मद अली जिन्ना इस रियासत के महाराजा के लीगल एडवाइज़र थे, यानी एक लिहाज से आप उन्हें मुलाजम कह सकते हैं। ये इतने बड़े आदमी थे। और जो हिंदुस्तान में 562 रियासतें थी जिनको प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, उनका अपना एक वफाक था और उस वफाक का सरबराह भी महाराजा हरी सिंह थे। ये उन 562 रियासतों में। तो उन बलवाइयों को जो खान अब्दुल क़य्यूम खान के ख़िलाफ़ वहाँ पे बगावत कर रहे थे, उनका रुख फेर कर इस तरफ कर दिया गया। वो यहाँ पे आए, उन्होंने कत्लेआम किया। क्या मुसलमान क्या सिख, उन्होंने किसी को मुआफ़ नहीं किया। ये पिछले अरसे में BBC ने एक खातून पे प्रोग्राम किया था, जिस मुसलमान खातून को उस अरसे में उठा के ले गए थे। तब वहाँ सिटी के अंदर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। मसाजिद तब यहाँ पे 3 थी, मनादिर यहाँ पे 6 थे। ये कब की आप, सॉरी मैं क्लियर, मुझे तो हो रहा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ 21 अक्टूबर की रात को ये आके यहाँ पे लोहार गली इस सम में से आके उतरे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर, ये इनके कहने के मुताबिक जो हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज़्यादा थे, मस्जिद कम थी। और हम ये कहते हैं कि मुसलमान की अक्सरियत है इसलिए ये इलाका होना चाहिए। फिर तो हमारा ये स्टांस ही बिल्कुल उल्ट पड़ जाता है। जो हमें तो, मुझे तो बचपन से ही बताया गया कि भाई मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों को हक दो, मुसलमानों का राइट है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें कम। हकायक को आप तल्ख मस्ख नहीं कर सकते। आप ये देखें, हमें चूँकि जो सरकारी निसाब में पढ़ाया जाता है वो बहुत मुख्तलिफ है। सरकारी निसाब में आपको बाकायदा पढ़ाया जाएगा कि जम्मू में हिंदुओं ने कत्लेआम कर दिया और मुसलमानों को तहे तय कर दिया, लेकिन बरे सगीर की, बाकी बरे अजीम की मरदमशुमारी तो बाद में हुई है, कश्मीर में पहले हुई है।
वहाँ पे असम्बली 1936 में बनी है, यहाँ पे 1934 में अवाम को हुकूक दिए गए और यहाँ पे असम्बली पहले आई है। जब पंजाब यूनिवर्सिटी बन सकी थी तो पूरे पंजाब से 2 लाख फंड इकट्ठा हो सका था, तो महाराजा ने उसमें 10 लाख की डोनेशन दी थी, जो पंजाब के कुल फंड से, हालांकि वो पूरे हिंदुस्तान की फूड बास्केट करार पाता था पंजाब, लेकिन उससे इतना ज़्यादा महाराजा इतना तालीम परवर शख्स था कि उसका ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन था। लेकिन इस रियासत को महज उस मुआहदे के तहत तबाह किया गया। और ये याद रहे, वो उस मुआहदे का जिक्र करना नहायत ज़रूरी है कि महाराजा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ, जिसमें लियाकत अली खान के और हमारे वज़ीर-ए-आज़म काकचंद के दस्तखत मौजूद हैं, एक स्टैंड स्टिल मुआहदा किया था कि जिन शराइत के साथ हम अंग्रेज़ सरकार के साथ रह रहे थे, उन्हीं शराइत के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, जिसमें करेंसी पाकिस्तान की होगी क्योंकि पहले अंग्रेज़ की होती थी, दिफा पाकिस्तान का होगा, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकती। अगर ज़रूरत पड़ी किसी तरफ से तो तब बुला लेंगे। करेंसी और डाक का महकमा पाकिस्तान का होगा, मुलाजम कश्मीरी कश्मीर की हदूद में रखे जाएंगे और पाकिस्तानी पाकिस्तान की हदूद में। और सिम्बॉलिकली जिस तरह पहले इंग्लिशिया सरकार का झंडा कश्मीर के झंडे के साथ थोड़ा नीचा लहराया जाता था, तो उसी सिम्बॉलिकली दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा। और ये कश्मीर तो अमलन हिंदुस्तान से कट चुका था। महाराजा और हिंदू पंडित जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी ज़ाती भी नस्ली बुनियादों पर चपकलिश चली आ रही थी, चूँकि महाराजा जम्मू से थे और जो नेहरू थे वो कश्मीर वादी के पंडित थे। पंडितों और डोगरों के दरमियान ये चपकलिश उससे पहले से मौजूद थी। इसी चपकलिश के तहत वो किसी सूरत में भी हिंदुस्तान के साथ इलाक करने का तो सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर महाराजा ने साइन किए, जो वो उसके अंदर क्या हकीकत है, क्या झूठ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं इस बात पे अभी तक अड़ा हूँ कि जो इन्होंने बोला है कि 1947 तक यहाँ पे मंदिर ज्यादा थे, मुझे उस बात की नहीं समझ आ रही। आप थोड़ा सा बताएंगे हम, क्योंकि हमारी तो फिर ऐसे स्टांस ही सारा उल्ट पड़ जाता है ना। ऐसा नहीं है। ये बात जो कर रहे हैं ना, ये मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर की, सिटी के अंदर 6 मंदिर थे और मसाजिद कम थी, आबादी तकरीब। इसका मतलब है फिर मंदिर जब ज्यादा हैं तो वहाँ पे हिंदू भी पे कारोबारी तबका, सिटी की बात, मुजफ्फराबाद सिटी की, यहाँ चूँकि कारोबारी तबका जो था वो हिंदू थे, ठीक है, और उनकी आबादी अच्छी खासी थी। ओवरऑल जब वो बात हो रही है ओवरऑल की, तो ओवरऑल में वाकयातन मुसलमानों की अक्सर, लेकिन उतनी नहीं, 80% जो कहा जा रहा है ना, उतनी नहीं, बहरहाल मुसलमान अक्सरियत में थे। अच्छा, वो जो हिंदू कम्युनिटी थे 1947 के बाद वो कहाँ गए? अभी तो मैं 4-5 दिन से यहाँ पे हूँ और मुख्तलिफ एरियाज विजिट किए हैं, वो मुझे एक भी नहीं नज़र आया। एक पंडित नज़र आया है लेकिन वो मुसलमान हो चुका है। मतलब ये है कि बाज़ार में उनकी शॉप है, वो उनका हमने इंटरव्यू भी किया है, हमें तो एक भी नहीं आया। ये जो मंदिर की कंडीशन है, हम एक साइड पे ये कहते हैं, देखें हम पीस की बात अगर करें तो हम कहते हैं मस्जिदों को गिराया जा रहा है, ये किया जा रहा है, फ़लस्तीन में इसराइल ये कर रहा है। यहाँ पे हम देखें, हमारा मज़हब तो हमें यही कहता है कि आप रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो। तो ये जो हमने कंडीशन की है, और वो पंडित या वो हिंदू कम्युनिटी कहाँ गई, कैसे गई, ये क्या है? ये बहुत लाजमी चीज़ है, देखने की बात है। हमारे सरकारी निसाब में ये चीज़ मौजूद है कि जम्मू में सारे काट मार दिए गए, तो जो मरदमशुमारी की आदाद व शुमार है वो मौजूद हैं। 1947 से कबल वहाँ पे मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन था 39% जम्मू सिटी में। और उन्होंने बहुत से मार भी दिए, हिजरत भी कर दी, तो इस वक्त भी जम्मू के अंदर मुसलमान आबादी का प्रोपोर्शन है 31%। ये सोचे जाने की चीज़ है। ऑलमोस्ट सेम ही हुआ ना। ठीक है, कुछ लोगों ने हिजरत भी की, बहुत से लोग मारे गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 6 नवंबर को उन्होंने भी कत्लेआम किया, लेकिन ये चीज़ सोचे जाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ देहातों में भी जब जिरगा लगता है तो देखा जाता है कि गलती की इब्तिदा किसने की। हम खुद एक चीज़ को फ़ख्र से मनाते हैं कि 21 को यहाँ पे आई, 22 को उन्होंने यहाँ से कत्लेआम शुरू किया, 23 और 24 अक्टूबर को एक हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। 24 अक्टूबर को अगर यहाँ पे हुआ तो हम 27 अक्टूबर को कैसे यौम सया मनाते हैं? तो इससे मुराद है कि हिंदुस्तानी फौजें तो 27 अक्टूबर को आके दाखिल हुई हैं और वो महाराजा की अपील पे दाखिल हुई हैं। महाराजा ने इस दौरान में मिस्टर जना को 3 मरतबा तार भेजा कि मिस्टर जना ये क्या हो रहा है, हमारे लिए सामान तजारत जो है, फूड जो है, जो हमने पंजाब से सियालकोट के रास्ते से लेनी थी, उसको बंद कर दिए गए और दरअंदाज खोल दिए गए। नहीं, हमारे दरमियान एक मुआहदा मौजूद है, एक मुआहदा मौजूद है जिसको उसके ऊपर रिक्वेस्ट की गई कि आप अपने मुआहदे पे कायम नहीं रह रहे, ये क्या हो रहा है? 3 दफा में आप बलवाई हमारी रियासत में घुस रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसकी तरफ से जना तक तो ये तार पहुँचने नहीं दिया गया। कारीगर उस दौर में भी मौजूद थे, तो जब उसके पास कोई बात नहीं चला तो वो श्रीनगर से भाग के जम्मू गया और वहाँ पे वही पंडित नेहरू जिसे उसने थप्पड़ लगवाए थे अपनी रियासत में बिला इजाज़त दाखिल होने पर,
उसी पंडित नेहरू के आगे उसे झुकना पड़ा। और ये झुकाने पे मजबूर करने वाले कौन थे? ये तो पाकिस्तान का हलीफ चला आ रहा था। रियासत की आबादी की अक्सरियत मुसलमान थी और ये कल को पाकिस्तान का एक हिस्सा बन सकता था, एक सूबा बन सकता था, लेकिन इसको मुतनाज़ करके खूनी लकीर के ज़रिए से तकसीम कर दिया गया और वो खूनी लकीर आज तक मिटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जब इल्हाक की बात की तो हिंदुस्तान ने कहा तब भी कि हम बिला वजह तो मुदाखलत नहीं कर सकते, हमारी आपके दरमियान कोई कानूनी दस्तावेज़ मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम इस इलाके में अपनी फ़ौज को भेज सकें, क्योंकि ज़मीनी रास्ता पठानकोट के रास्ते से भी तब नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी कि वो ट्रूपर्स को अपने उतारें, तो उन्होंने दस्ते उतारे अपने हवाई जहाज़ों के ज़रिए से, और जब वो जहाज़ों के ज़रिए से दस्ते आके उतरे तो कबायलियों को उन्होंने मार के भगाया। तो तब हम कहते हैं कि अच्छा, तब उस टाइम पे हम कहते हैं कि इंडिया ने आगे फौजें उतार दी, कब्जा कर लिया उस टाइम पे, यानी जो उससे पिछला टाइम है जो पाकिस्तान ने आके उसमें किया या पाकिस्तान की फोर्सेस ने किया, वो हम बीच में से डिलीट कर दें। एक कब्जे को तो हम कहते हैं ये नहायत जायज़ और ये स्वाब का काम है, और दूसरा कब्जा नहायत नाजायज़ है और दूसरा गलत काम है। हम तो खुल के कहना यानी उन्होंने बाद में आए, उनकी फोर्सेस बाद में की चीज़ है कि 24 अक्टूबर को हम यौम मनाते हैं तासीस, और 27 अक्टूबर को हम मनाते हैं यौम स्याह के इस दिन, और 6 नवंबर को हम यौम शोहदाए जम्मू मनाते हैं। 24 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर आता है कि इधर से कत्ले आम किए हुए पठानों के काटे हुए लोग वहाँ पे जाके पहुँचे, तो वहाँ पे बलवाइयों ने जवाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर वहाँ से मुसलमानों को काट के भेजा। वो भी पहले यहाँ के महाराजा ने वहाँ पर जो आपने बोला कि साइन किया तो वो आए, अदरवाइज मौजूद है। इस मुआहिदा कायमा पे जानबूझ के बात नहीं करने दी जाती। मुआहिदा कायमा जो है ये बहुत पहले हुआ, और ये 12 अगस्त की बात, 12 अगस्त को 12 अगस्त को पाकिस्तान बना है 14 अगस्त को। 12 अगस्त को रियासत जम्मू कश्मीर का हुक्मरान हरी सिंह और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट आज भी मौजूद है। वो कोई ऐसी दस्तावेज नहीं है जो गायब हो गई या उसे कोई माने ना, वो प्रॉपर एग्रीमेंट मौजूद है, वो मौजूद है। और मायदा ये था कि